Hello everyone, I hope you're doing good. If it's not great, it's another late night session by Pavi, and it is another late night session. Let me adjust my mic and my screen. Hold on. Chalo, I hope we discussed the important parts and आपके वही एग्जाम में आ जाए. Let's hope. You should never lose hope. You should never lose hope. One should never lose hope. Okay, let's get started. Hold on, let me increase the brightness. Hold on, my light is not working. That is why I have to increase the brightness. Hold on. Okay, it is much better now. It is much better now. And yes, we will talk about the number one important topic of our today's late night session, which is of 2+ hours. As you can see, 2 घंटे से ज़्यादा का होगा. तो I know sleep deprived हो, I know आप थक गए हो, आपका नहीं मन कर रहा अटेंड करने का, बट अगर आप थोड़ा भी फोकस रखोगे तो शायद ये इंटरेस्टिंग बन जाए. थोड़ा भी फोकस रखोगे तो शायद इंटरेस्टिंग बन जाए. आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा फोकस रखना है और वट एवर एम एक्सप्लेनिंग यू, आपको उसको सुनना है. आपका काम सिर्फ सुनना है और मेरा काम सिर्फ एक्सप्लेन करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना. कुछ चीज़ें जो है मुझे वो इरेज करनी पड़ेंगी क्योंकि मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा जो वाइट बोर्ड है वो इतना बड़ा नहीं है, तो हम कुछ चीज़ें इरेज करेंगे. अब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा होता है. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम एसिम्प्टोटिक बोलते हैं. मतलब ये जो है एक्स एक्सिस जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको टच नहीं करता है और इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं. इसमें आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मीन पे सबसे ज़्यादा लाई करते हैं. इधर मीन मीडियन मोड इक्वल होता है. ठीक है, और ये आपका सिमेट्रिकल होता है. ये सारे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दिए. जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाओ. सिमेट्रिकल होता है, एसिम्प्टोटिक होता है बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं करता है. लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. बीच में आपका मीन होता है. तो बीच में आपका क्या होता है, मीन होता है. ऐसे ऐसे आपका सिमेट्रिकल होता है. अगर ये ऐसा है तो दूसरा भी एक ही जैसा होगा, मिरर इमेज होगा. इधर आपके माइनर माइनस माइनस कोर्स होते हैं, इधर आपका प्लस 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 कोर्स होता है. क्योंकि एक क्विक रिविजन है इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. डिटेल में चाहिए आप मुझे बोल सकते हो, बट डिटेल में वीडियो की कोई भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आपका एग्जाम 2 दिन में है तो. रूल क्या फॉलो करता है, रूल फॉलो करता है 68%, 95%, 99.7% का रूल फॉलो करता है. मतलब आपका जो 68% है वो आपका +-1 एस में आता है. +-2 एस में आपका कितना स्कोर आता है, 95%. +-3 एस में आपका कितना आता है, हमारा आता है आपका 99.7%. इधर आपके हो जाते हैं माइनस और इधर आपके हो जाते हैं प्लस. आपका ये होता है एसिम्प्टोटिक, मतलब नीचे वाले लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा. ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है. इसी का आपकी समरी आपको आ गई. समरी आ गई तो अगर आपको MCQs आते हैं तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे. रिकॉल के लिए वीडियो नहीं है. रिकॉल मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं. हम MCQs में रिकॉग्नाइज ही करेंगे, स्पेशली अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा टॉपिक. तो आपको बस इतना समझना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाएंगे. जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉर्मल होगी, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा. ओके, चलो होल्ड ऑन. अब इतना समझ आ गया, इतना हमें समझ आ गया. इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है. इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कोई भी वीडियो आपको नहीं आ रहा समझ, कुछ भी आपको टॉपिक नहीं आ रहा समझ, आप मुझे बता सकते हो. कोई भी आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी आपको मेरी प्रॉब्लम में डाउट है, कोई मेरी टीचिंग मेथड से डाउट है, कोई चीज़ में गलत समझा रही हूँ उससे डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप कमेंट सेक्शन में ही मैसेजेस कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. तो अब आपको, मुझे लगता नहीं कि आपको डाउट रहना चाहिए, बिकॉज आई पुट माई 100% एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. आई पुट माई 100% एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. माई 100% इज एक्सप्लेनिंग यू everything twice and thrice or even 4 times, 5 times, 6 times. So this is my 100%. If you are not able to understand something, I will explain you 100 of times, and that is what I think and that is what I do. ठीक है, अब आपका ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है, आपका हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अब इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, विच मीन्स इधर जो है आपके सारे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है. इधर आपका क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड आपका क्या होता है, इक्वल होता है. इधर आपका मीन मीडियन मोड इक्वल होता है. और ये क्या होता है आपका ए सिम
टॉटिक होता है, मतलब नीचे वाली लाइन कोई आपका टच नहीं करेगा। इन्फिनिट हमारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, खिंचते चले जाते हैं, -3 -4 -5 और ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे जिनको आप शायद काउंट भी नहीं कर सकते। फिर तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जिसकी हमने समरी पढ़ ली, डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, मीन मीडियन मोड आपका सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट होता है जो आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। जो आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है उसमें आपके सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में आपके मीन मीडियन मोड आते हैं और आपके डिस्पर्शन में आपके वेरिएंस आते हैं कि आपका डाटा मीन से कितना वैरी कर रहा है, जिसमें एसटी का आता है रेंज आता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वो आपका रेंज हो जाता है और आपका एसटी हो जाता है, जिसका फॉर्मूला अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे बहुत ही क्विकली। उसके कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। इवन दो इट इज़ अ लेट नाइट सेशन, इट इज़ गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारा वेरिएंस होता है, एस डी का स्क्वायर कर दो और परसेंटेज निकालिए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है जिससे आपकी परसेंटेज निकल जाती है। एस डी का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप वेरिएंस का यूज़ करते हो। एस डी अगर आपको 30 है तो 30 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर। और आपका फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को निकालने के लिए जी स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। जी स्कोर के बिना हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जी स्कोर का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको आ सकता है क्वेश्चन में कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में किस स्कोर का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, किस स्कोर का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, जी स्कोर का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हम किसका यूज़ करते हैं, हम इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जी, हम या सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जी स्कोर का। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, जी स्कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्कोर में हम अगर मीन को माइनस कर दें, स्कोर में अगर हम मीन को माइनस करते हैं, स्कोर में अगर हम मीन को माइनस कर दें और उसके एस टी नीचे लिख दें और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जी स्कोर निकल जाएगा। स्कोर अगर हमें दिया 20 20 माइनस 10, 10 हमारा मीन हो गया। मीन निकालने का सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपका ऐसे क्या निकलता है, आपका मीन निकलता है, ठीक है। आपका मीन निकलता है और ये आपका कभी कभी आ जाता है सॉल्व करने के लिए, तो आपको इतना याद रखना है। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए भी नहीं समझा रही, इवन आप अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो, मैं आपको इसलिए इतना डिटेल में नहीं समझा रही हूँ बिकॉज या आपने अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा या आपने पुरानी क्लासेस में मीन मीडियन मोड निकालना पढ़ा होगा, स्पेशली अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स था आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। आई एम रियली सॉरी इफ दिस इज कमिंग ऑफ एज समथिंग वेरी रूड, बट आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। आई विल ओनली एक्सप्लेन दीज थिंग एंड आई विल गिव यू सॉल्यूशंस टू सॉल्व। आई विल नॉट टेल यू हाउ टू डू द बेसिक कैलकुलेशंस। You want to learn that, you can learn those from Google, from Gemini, from ChatGPT if you want to learn the normal calculations. But I am a psychology teacher, I will not be teaching you the normal calculations. Easy to understand. अब हमारा समझ आता है, हमारा ये होता है आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस, अब हमें पता है कि राइट साइड हमारा नेगेटिव होता है। ये तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, तो मैं इसको पहले इसको इरेज कर देती हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर दूँगी, फिर मैं बात करूँगी नॉर्मल स्क्यूनेस की। या आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है इरेज करने की, इतना ज़्यादा डिटेल में वैसे भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक क्विक रिविजन है और ये आपकी एक मैराथन है, काफ़ी एक क्विक मैराथन है, तो हम इसमें क्विकली देख लेते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, नोट्स आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू, आई वांट यू टू मेक योर नोट्स बाय योरसेल्फ एंड इट्स नॉट इवन द राइट टाइम टू मेक नोट्स एनी मोर। चीट शीट का टाइम है, नोट्स का टाइम नहीं है। अब आपके नोट्स का टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब आपकी स्क्यूनेस होती है, अब आपकी पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। अब स्क्यूनेस होती क्या है, व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही आपकी दिक्कत करती है, बच्चों को यही दिक्कत करती है कि स्क्यूनेस होता क्या है। स्क्यूनेस क्या होता है, जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहे हैं, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नॉर्मल नहीं रहता, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नॉर्मल नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, डिस्टरप्ट हो जाता है। जब वो डिस्टरप्ट हो जाता है तब हम किसकी बात करते हैं, तब हम बात करते हैं आपकी स्क्यूनेस की। और दो तरीके की स्क्यूनेस स्टार्ट्स में होती है, सबसे पहले पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्लस 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 है वो आगे प्लस की तरफ खींचते रहेंगे, हमारी टेल। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी टेल होती है। ये हमारी क्या होती है, हमारी टेल होती है। टेल क्या होती है, टेल का क्या रोल है, ये आपको आ सकता है। टेल क्या होती है और टेल का क्या रोल है, ये आपको आ सकता है। टेल रोल नहीं आता, बट टेल होती क्या है। ओके, आई गॉट टायर्ड, आई एम सॉरी, आई स्पीक वेरी क्विकली, बट दिस इज़ अ मैराथन, दिस इज़ अ मैराथन। ये आपकी होती है टेल, ठीक है, ये आपकी होती है टेल। टेल मतलब आपका जो है डाटा, आपका लेफ्ट साइड सबसे ज़्यादा क्लस्टर हो रहा है। अब आप देख सकते हो ये आपकी लेफ्ट साइड और आपकी ये राइट साइड है, ये आपकी टेल है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो आपका मार्कर का पॉइंट है, ये आपकी टेल है। टेल आपकी किस जगह हो रही है, राइट साइड हो रही है। हमने बात की कि राइट साइड जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसमें क्या होता है, राइट साइड हमारे क्या होते हैं,
पॉजिटिव होता है। अगर मैं इस तेल की बात करूँ तो इधर आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव, ये हो गया तो पॉजिटिव। अब हम पॉजिटिव की बात करें तो हमारी जो टेल है वो किस तरफ जाएगी, वो राइट तरफ जाएगी। इट विल गो टू द राइट साइड, इट विल गो टू द राइट साइड, राइट। ये आपकी राइट हो गई और ये आपकी लेफ्ट हो गई। बट इधर हम बात करें सबसे पहले की, जो हमारी क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। सॉरी, आपका क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मतलब आपके डिस्ट्रप्शंस, आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जब डिस्ट्रप्शंस आती हैं, जब डाटा एक तरफ बहुत ज़्यादा क्लस्टर कर जाता है, तब आप बात कर सकते हो पॉजिटिव स्क्यूनेस की। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस में डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरफ क्लस्टर कर रहा है, जिससे आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव स्क्यूनेस हो रही है। विच मीन्स मैंने क्या किया, इसमें हमारा क्या होता है, मीन बड़ा होता है, फिर मीडियन, फिर मोड। इसमें मीन बड़ा होता है। हम किसकी बात करें, पॉजिटिव स्क्यूनेस की। पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन बड़ा होता है, फिर आता है मीडियन, फिर आता है मोड। तो इधर आप देख सकते हो ये सबसे ज़्यादा है, ये मीन हो गया, सबसे ज़्यादा आपका मीन है। उसके बाद आपका आता है मीडियन, उसके बाद आपका आता है मोड। अब इधर मैं बात करूँ पॉजिटिव स्क्यूनेस की, आई नो दिस इज़ अ मेसी डायग्राम बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव स्क्यूनेस की, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है कि मेरा डाटा लेफ्ट साइड क्लस्टर हो रहा है। मतलब मेरा जो भी डाटा है, जो भी मेरे स्कोर्स हैं, वो लेफ्ट साइड क्लस्टर हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मैंने कोई टेस्ट बनाया, वो टेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगर मैंने कोई टेस्ट बनाया, वो मेरा टेस्ट जो था वो सबसे ज़्यादा क्या था, डिफिकल्ट था। मतलब मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए, मे बी एनटीए ने, आई होप दिस डज नॉट हैपन, आई होप दिस डज नॉट हैपन, इसलिए मैं एग्जांपल नहीं ले रही। मैंने अगर अपना कोई इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी मतलब साइकोलॉजी की कोई भी बहुत लार्ज पर्सनैलिटी टेस्ट, कोई भी साइकोमेट्रिक लार्ज पर्सनैलिटी टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो इन्वेंटरी होती है। अब कोई भी टेस्ट मान लो, कोई भी क्वेश्चन मान लो, कोई भी इन्वेंटरी मान लो, वो मैंने बनाई और मैंने उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैंने उस इन्वेंटरी को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्वेश्चन जो थे वो बहुत डिफिकल्ट थे। जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। ओके, होल्ड ऑन, लेट मी टेक अ ब्रेक। ओके ओके, जो पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, आपके जो मैंने जो स्कोर, सॉरी, मैंने जो टेस्ट दिया, ठीक है, जो भी मैंने टेस्ट दिया, अब वो क्या था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस टेस्ट की वजह से क्या हुआ, एक डिफ़िकल्ट टेस्ट की वजह से क्या हुआ, मेरे जो भी डाटा था वो लेफ़्ट साइड क्लस्टर हो गया। मतलब कुछ लोग जो थे, जो अच्छे मार्क्स ला पाए, बट बाकी जो थे वो फेल हो गए। नालायक बच्चे थे, फेल हो गए, मोस्ट ऑफ देम फेल हो गए। कुछ जो थे वो आगे बढ़ गए, कुछ पॉजिटिव साइड बढ़ गए, बाकी सब फेल हो गए। ये हमारा हो गया लेफ़्ट साइड क्लस्टर। जब लेफ़्ट साइड क्लस्टर होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अब इसी का रिवर्स हमारा क्या हो गया, राइट साइड जब डाटा हमारा क्लस्टर होता है, जो टेल है वो इस साइड भागती है। ये क्या हो गई, ये नेगेटिव साइड हो गया, नेगेटिव मतलब लेफ्ट। तो ये हमारी होगी डायग्राम। अब इधर आप देख सकते हो, ये टच नहीं होगा अभी भी, टेल भागती रहेगी, ठीक है। अब ये हमारे हो गए अच्छा रिजल्ट, ठीक है। ये आपकी चलेगी माइनस 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 माइनस, मीन बीच में आता है आपका, और ये आपका प्लस 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 प्लस। अब क्या होता है, मेरी टेल जो है वो इधर जा रही है, चलती ही जा रही है। मतलब मैंने क्या किया, एक बहुत इजी टेस्ट रखा, बहुत ही, ये टेस्ट का एग्जांपल आपको आ सकता है इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने को बहुत ही इजी टेस्ट रखा, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, ऐसा आपको मैंने मे बी एनटी ने, अब ये बेस्ट एग्जांपल है, हम अच्छा मैनिफेस्टेशन करते हैं कि एनटी का टेस्ट इतना ईजी था, इतना ईजी था कि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही दे दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही दे दिया उसने। इतना एनटी ने ईजी टेस्ट बनाया कि उसने क्या किया, उसने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डाल दिए 2026 में, 2024 के डाल दिए, 2025 के डाल दिए, 2021 के भी डाल दिए। सारे जो क्वेश्चंस थे पुराने क्वेश्चन पेपर में से कंबाइन करके डाल दिया। और हमने पुराने क्वेश्चन पेपर की रिवीजन की हुई थी, तो हमारा क्या हुआ, हमें पता था कि ये पुराने क्वेश्चन पेपर में से आया, और एनटी ने कुछ भी नया नहीं डाला, कुछ भी एनटी ने नया नहीं डाला, सब कुछ जो था वो पुराना था। तो मेरा जो डाटा है वो राइट साइड क्लस्टर हो गया, विच मीन्स कि बहुत कम जो थे वो फेल हो गए, बट मेजॉरिटी जो थी वो क्या हो गई, वो पास हो गई अच्छे मार्क्स से, क्योंकि टेस्ट जो था वो बहुत ईजी था। तो मेरा डाटा कहाँ क्लस्टर हो गया, मेरा डाटा राइट साइड क्लस्टर हो गया, मेरा डाटा राइट साइड क्लस्टर हो गया, लेफ्ट साइड उसके टेल भाग रही है। This is very very simple and I hope this is simple. I hope this is simple. अच्छा, सैम्पलिंग, अब बात करते हैं सैम्पलिंग की, डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी ये तो हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को हमने भी थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लिया। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में ना एक प्रॉब्लम होती है कि हम इसको इतनी जल्दी डिस्कस करेंगे तो कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो ये जो है आपको, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब याद रखनी है, बट अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने इधर एक्सप्लेन किया वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो वी हैव डिस्कस्ड इट हियर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। तो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, 68, 75 और 99.7 का रूल होता है। जी स्कोर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जी स्कोर का यूज़ करते हैं हम। जी स्कोर का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्कोर होते हैं, मीन में से आपको माइनस करना होता है स्कोर को, और अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड करना होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन से आपका जी स्कोर होता है, जो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं।
And since this is a quick video, I would not expect you to ask me side details, क्योंकि this is a quick video and I will not be making सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में. अच्छा, एक बार नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को थोड़ा और देख लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एंड आई डोंट वांट यू टू जस्ट फील कि आई वॉच दैट वीडियो इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम. लेट्स लुक एट द थिंग्स प्रॉपर्ली. तो एक्स एक्सेस को मतलब नीचे वाले को टच नहीं करेगा है, नीचे वाले को टच नहीं करेगा. ये क्या होता है आपका सिमेट्रिकल होता है. दिस इज सिमेट्रिकल. आपका क्या होता है प्रॉपर सिमेट्रिकल होता है. वो हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि वो प्लस फर्स्ट और आपके 1ST में आता है 68 प्लस माइनस 1ST 68 आपका 68 आता है. फिर 95 आपका आता है प्लस माइनस सेकेंड ST 99.7 प्लस माइनस 3ST. अच्छा, अब जी स्कोर की हमने बात की. जी स्कोर का जो होता है हमारा -3 टू +3 की रेंज होती है. -3 टू +3 की इसकी रेंज होती है. क्या रेंज होती है उसकी? -3 टू +3. -3 से +3 की उसकी रेंज होती है. ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है. अब इसका जो मीन है ये बीच में होता है, मीन बीच में होता है, इसलिए ये जो है इक्वल होते हैं. तीनों जो m हैं, तीन जो m हैं सारे इक्वल होते हैं. आई रिमेंबर 3m के नाम से मैं इसको रिमेंबर करती थी जब मैं इसको रिवाइज़ करती थी. 3m मतलब m मीडियन मीन मोड. तो तीनों जो हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं. अभी देखो सिमेट्रिकल है, मतलब जो लेफ्ट साइड है वो भी राइट है, राइट साइड भी लेफ्ट है. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इसका n है वो 1 है, मतलब उसका 100% है. एरिया जो है उसका वो क्या है? 100% है. एरिया जो है वो क्या है? 100% है. n जो है उसका बेसिकली 1 है. ये भी आपको आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है. अब हमने एसिम्प्टोटिक की तो बात की थी, जिसका मतलब वो नहीं करेगी एक्स एक्सिस को टच, बिकॉज इसके नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, जो इसके नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए एसिम्प्टोटिक होता है. इसका एरिया 100% होता है बिकॉज ये सिमेट्रिकल होते हैं. अब हमारा क्या होता है? 3m ट्रिपल एम मतलब मीडियम मोड जो आपके होते हैं इक्वल होते हैं. अब ये तो हमने समझ लिया 68, 95 और 98.7 रूल होता है. तीनों रूल होते हैं. 68 लिख देती हूँ मैं, 95, 99.7 ये आपको रूल आ सकता है. ये रूल कहाँ पे होता है? बहुत सारी से रिलेटेड चीज़ें आपको आ सकती हैं. अभी मैं लिख रही हूँ, आई एम रबिंग इट ऑफ. आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, आपको खुद से भी याद रहना चाहिए. ठीक है, इन्फिनिट होते हैं हमारे पास. उसके बाद हमारा ये मीन हो जाता है मिडिल में प्लस, सॉरी इधर हमारा लेफ्ट साइड माइनस होता है, तो -ST 1 -2ST -3ST हमारा ये हो गया. ठीक है, और इधर हमारा +ST 1 +2ST +3ST. और ये रूल इसी से बनता है कि ये जो हमारा फर्स्ट की आ रहा है वो आपका 68% होता है. फिर हमारा जो इधर आएगा ये वाला आपका कितना होता है? ये वाला आपका होता है 95%. और ये वाला जो होता है आपका जो 3ST पे लाई करता है प्लस माइनस, वो आपका 99.7 होता है. आपको इतना समझ आ गया? अच्छा, अब एक और चीज़ आपको याद रखनी की, इन दोनों की परसेंटेजेस. मतलब 34% होता है ये, 34% होता है ये आपका. ठीक है, दोनों आपके मिरर होते हैं, मतलब आपकी मिरर इमेजेस होती हैं. अगर ये वैसा है तो सेम वैसा ही होगा. मिरर इमेजेस नहीं, सॉरी मिरर आपका होता है बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है. तो अगर ये 34% है तो आपका राइट साइड भी 34% होगा. फिर आई थिंक ये 13% होता है. फिर ये भी आपका 13 पॉइंट कुछ % होता है. आई एम नॉट रिमेंबरिंग एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड मैनर, दिस इज़ माई फॉल्ट. बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन थिंग कि मैं अभी इसको इतना ही डिस्कस कर रही हूँ, थोड़ा बहुत बना के आपकी हेल्प करने के लिए. मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ. मैं वही चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई जब मैं आपको स्क्यूनेस पढ़ा रही थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस जब मैं आपको पढ़ा रही थी. आपको परसेंटेज को खुद मार्क करना है, खुद आपको अपना एक डायग्राम बनाना है. सोने से पहले या मे भी आपको दिन में उठने के बाद आपको खुद एक डायग्राम बनाना है, जिस डायग्राम में आपको परसेंटेजेस को मार्क करना है कि इसकी कितनी परसेंटेजेस थी. और परसेंटेजेस अगर आप एक साइड के याद रखते हो तो दूसरी साइड की आपको याद रखने में आसानी होती है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, मिरर है, बिल्कुल मिरर इमेज है. लेफ्ट राइट की मिरर इमेज और राइट लेफ्ट की मिरर इमेज है. तो अगर आप एक साइड का याद रखते हो दूसरी साइड को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको बस एक साइड का याद रखना है. ठीक है, जैसे आप इसकी साइड का याद रख सकते हो कि राइट साइड में ये सारी परसेंटेज है. फिर अगर आपको डायग्राम अगर आपको खुद बनाने की ज़रूरत पड़ती है डायग्राम को, बेसिकली खुद अगर आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप क्या करोगे? आपको आसानी से याद रहेगा. ओके, इज यू अंडरस्टैंड? फिर आपको आसानी से याद रहेगा. अब आते हैं सैम्पलिंग पे. हमने लास्ट वीडियो में जब हमने स्टार्ट
शायद डिस्कस किया था, तो हमने क्या बारे में डिस्कस किया था, हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, हमने सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले एक और क्विक रिविजन कि आपके दो तरीके के स्टैट्स होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होता है और आपका क्या होता है, एक इन्फ्रेंशियल स्टैट्स होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आपके आते हैं सिमिलर टेंडेंसी आता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में, और डिस्पर्शन आता है। आपके इन्फ्रेंशियल में क्या क्या आते हैं, यू लेट मी नो। इन्फ्रेंशियल में क्या क्या आते हैं, यू लेट मी नो। तो हमने ये डिस्कस किया। अब हम सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो ओ माय गॉड, यू आर मिसिंग आउट। लेट्स डिस्कस सैम्पलिंग, क्योंकि सैम्पलिंग क्या होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये आपके एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं आता इसमें, बट मैच द फॉलोइंग डेफिनेटली आता है आपको, और आपको आता है सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब आपसे पूछा जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स कौन कौन सी है। तो अगर आप उसमें कंफ्यूज हो तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, एंड आपके पास टाइम लिमिट भी कम है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू फ्रीक आउट, आई एम टेलिंग यू टू रिवाइज, बिकॉज यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव 2 days एंड यू कैन स्टिल रिवाइज, विच मीन्स वी विल कम टू सैम्पलिंग। And I don't want you to be sleep deprived, इसलिए I'll end this video quickly. Okay? इसलिए I'll end this video quickly. It's just been 20 minutes. We'll wait for. So right now the time is 12:57. We'll wait till of course 1 घंटा, बट अगर हम लेके चलते 12:57 है तो हम 1:30 तक, हाफ एन आवर तक, और मे बी 2 o'clock से ज़्यादा we will not discuss something. So yes, till 2 o'clock, that is the maximum. Okay, now sampling. I think we discussed sampling, but if we have not, I'm really sorry, but I think we have discussed sampling. We have discussed sampling. Okay, let's take a deep breath and let's talk about sampling. Now, I have a population of 3,000 people. 30,000, 3,000 चलो नहीं, 30,000 है, ठीक है, 30,000 लोग हैं मेरे पास, और 30,000 लोग में से मुझे सेलेक्ट करने हैं कुछ ऐसे लोग जिन लोगों को मैं अपने स्टडी में इंक्लूड करना चाहती हूँ। 30,000 में से मैं उन्हीं लोगों को इंक्लूड करूँगी जो मेरे स्टडी के लिए अच्छे हैं, और मैं उनको ही इंक्लूड करूँगी जिससे मैं इजीली और शॉर्ट रिसर्च कर पाऊँ। मैं सारे 30,000 लोगों को नहीं ले सकती, ठीक है। अगर हमारी कंट्री कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अपने वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड है मतलब पूरा अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे अगर हमारे पास टोटल हर कंट्री को मिला के मोस्ट ऑफ द आइसोलेटेड कंट्रीज़ जो हैं, जो बहुत ऐसे, इवन अमेज़ॉन फॉरेस्ट में जितने भी, मतलब हम सब कुछ मिला लेते हैं। हम जो लोग, जहाँ पे लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते उसमें भी 1-2 लोगों का मिला लेते हैं हम। मतलब हम ये बोल लेते हैं कि आज हमारी कंट्री, हमारे वर्ल्ड में 8 बिलियन पीपल हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं हमारे वर्ल्ड में 8 बिलियन पीपल हैं, हर जगह से, सिर्फ पॉपुलर कंट्रीज़ नहीं बट हर जगह से टोटल 8 बिलियन पीपल है। अगर 8 बिलियन पीपल है और मुझे कोई रिसर्च करनी है तो मैं सारे 8 बिलियन पीपल की रिसर्च कर पाऊँगी क्या मैं एक कंट्री जाके एक इंसान की रिसर्च कर पाऊँगी क्या मैं इस लाइफ टाइम में वो रिसर्च कर पाऊँगी? आई डोंट थिंक सो। मैं उस लाइफ टाइम में, एटलीस्ट इस लाइफ टाइम में, जब हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड है और हम इसको कैसे करेंगे, तो 8 बिलियन लोगों की हम रिसर्च नहीं कर सकते। 8 बिलियन लोगों की रिसर्च करना इज़ इम्पॉसिबल। आई नो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट्स वेरी कॉर्नी, बट आई थिंक मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा आपका है इम्पॉसिबल, बिकॉज एज अ सिंगल पर्सन जो आप ही रिस्पॉन्सिबल रिसर्च के लिए, अगर आपके 10-20 लोग हैं तब भी इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड इट इज़ इवन वर्स व्हेन यू आर अ सिंगल पर्सन, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, इसमें कंट्रीज़ डिवाइड होते हैं, कंट्रीज़ खुद की रिसर्च करती हैं, ठीक है, खुद की कंट्री की रिसर्च करती हैं, देन वो डाटा को क्या करती हैं, मर्ज करते हैं, क्लस्टर हो जाता है डाटा एक जगह, और फिर हम बात करते हैं जो भी हमारा, जो वर्ल्ड में जो भी स्टैट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि कंट्रीज़ ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हाउएवर, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग इन अ वर्ल्ड एंड यू डू नॉट हैव अ कंट्री। What will you do? You will take only 300 people और probably 400, 500 plus, but इतने नहीं कि जिनकी रिसर्च करना मुश्किल हो जाए। You will only take people who are not more than 500 and then you will do the research. So जब आपकी पॉपुलेशन से, आपको एग्जाम में आया था एक बार कि कहाँ से आपकी सैम्पलिंग ड्रॉ होती है, आपकी सैम्पलिंग पॉपुलेशन से ड्रॉ होती है, मतलब आप एक बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटा सा यूनिट बाहर लेके आ रहे हो। 30,000 लोगों में से आप 300, 400, 500 प्लस लोगों को लेके आ रहे हो, विच मीन्स पॉपुलेशन जो थी वो ये आपकी क्या है, ये आपकी पॉपुलेशन है। ये क्या है, आपकी पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में से ये आपका यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है जिसको आप लेके आ रहे हो, अपनी रिसर्च को करने के लिए, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग। यही आपका क्या है, सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। अब सैम्पलिंग जो है वो बहुत अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। सैम्पलिंग जो है वो क्या होती है, ये अलग अलग टाइप्स की होती है। हम अब इसके क्या करते हैं, टाइप्स को डिस्कस करते हैं,
ठीक है, तो एक सिलेक्शन ऑफ अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम पॉपुलेशन, एक इंडिविजुअल्स का बेसिकली सबसेट। अब 50,000 लोगों में से अब 200 लोगों को लेके आ रहे हो तो कौन सी इसमें सैम्पलिंग है, यू टेल मी। ठीक है, अब आती है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या आती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। अब हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब प्रोबेबिलिटी जिसकी है, इक्वल चांसेस जिसके हैं। अगर हमारे इक्वल चांसेस ही नहीं हैं तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि बायसनेस पे डिपेंडेंट है, कि बायसनेस यूज़ हुई है क्योंकि इक्वल चांसेस ही नहीं है। मेरे फ्रेंड ने कोई रिसर्च किया, मेरे फ्रेंड ने सिर्फ मुझे रखा और अपने ग्रुप में से, उसका बहुत बड़ा ग्रुप था, वो बहुत लोगों को जानता था, तो उस ग्रुप में उसने सिर्फ 50 लोगों को रखा जो उन 50 लोगों को वो जानता था। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि हमारी जो भी रिसर्च होगी वो बायसनेस पे डिपेंडेंट होगी, मतलब उसने उन्हीं लोगों को चूज़ किया जो लोगों को वो चूज़ करना चाहता था, तो बायसनेस इन्वॉल्व थी। इसलिए मैं क्या बोल सकती हूँ, कैन आई से दिस दैट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ व्हेन यू आर बायस्ड। कैन आई से दिस, आई कैन डेफिनेटली से दिस। वाइल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो सैम्पल आपको प्रोबेबिलिटी से आता है वो आपका इक्वल चांसेस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, it is dependent on your equal chances. Can I say this? I can, definitely I can. सिलेक्शन के इक्वल चांसेस होता है। अगर मेरा फ्रेंड 50 लोगों को चूज़ करेगा, मेरा टिंकू बहुत अच्छा दोस्त है, तो टिंकू इज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड कि वो मुझे सेलेक्ट कर रहा है और 50 और लोगों को सेलेक्ट कर रहा है, सारे उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ही इज़ अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, उसके सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड ही इज़ टिंकू। ठीक है, टिंकू के बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स। अब टिंकू को अगर मैं बोलती हूँ कि तू रिसर्च कर, तो वो बायसनेस पे डिपेंडेंट नहीं होगी, तो उसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल चांसेस, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन नॉट बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन, सिलेक्शन जो है वो रैंडमाइजेशन पे बेस्ड नहीं है, सिलेक्शन जो है वो आपके रैंडमाइजेशन पे बेस्ड नहीं है। क्या मैं लिख सकती हूँ, नॉट ऑन कैन आई से दिस, आई डेफिनेटली कैन से दिस, कैन आई से दिस, आई डेफिनेटली कैन से दिस दैट कि हाँ नहीं है रैंडमाइजेशन, इसने मुझे सेलेक्ट किया और लोगों को सेलेक्ट किया क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी का मेथड इसने यूज़ किया। एंड दिस वाज अ रिसर्च दैट ही वांटेड टू डू जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेसर, ही डिड नॉट वांट टू डू दिस रिसर्च विलिंगली उसको रिसर्च नहीं करनी थी, डिड नॉट वांट टू डू दिस रिसर्च बिकॉज ही एक्चुअली वांटेड टू डू इट, बट बिकॉज ही was getting good marks from his professor, and that is why he did not select any random person, he selected his best friends. That's why he selected his best friends, because he was said so, he was said to do a research, he was not happy to do that research, and that is why I can conclude through this that probability sampling has randomization, while this does not. चलो let's move to types ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, लेट्स मूव टू टाइप्स। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब सिंपली किसी को चूज़ कर रहे हो, आप उसको बुला रहे हो और आपकी होगी सबसे पहले क्या होगी आपकी सिंपल रैंडम, या आपकी सबसे सिंपल होगी सेकेंड हो गई। अब आप बोलोगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, 1000 लोगों में से मैंने रैंडमली 100 लोगों को 200 लोगों को पिक कर लिया, तो 1000 में से मैंने 100 लोगों को रैंडमली पिक कर लिया, तो मतलब इक्वल चांस हो गया आपका इसमें। बट ये आपको कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपको इक्वल चांस है, कोई स्पेसिफिक मेथड यूज़ करके डिफरेंट तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, कोई इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ आपको इतना याद रखना है 100 लोगों अपने लिए, 100 लोगों में से 50, 1000 लोग लिए, 1000 लोगों में से 100 सैम्पलिंग 1000 आपकी पॉपुलेशन, तो आपकी सबसे सिंपलेस्ट होती है और इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट होती है और सबसे इंडिपेंडेंट होती है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, रिलैक्स. I hope this is clear. This is very easy. Every member of the population has an equal chance and independent chance of selection. Lottery method इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है। लॉटरी मेथड जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है। रैंडम नंबर टेबल भी है, कंप्यूटर रैंडमाइजेशन, कंप्यूटर कुछ लोगों को रैंडमली चूज़ कर रहा है, वो भी आपका सिंपल रैंडम में आता है। ठीक है, मोस्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अभी मोस्ट बेसिक होती है। दैट इज़ वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस अ लॉट, बिकॉज ये क्या होती है मोस्ट बेसिक। कोई बहुत लेजी इंसानों को बोलेगा कि ठीक है 100 लोगों को ले आओ, कोई भी 100 लोगों को ले आओ। फिर आती है
अब ये क्या होती है, क्या ये भी जो है ये भी ऐप की ऐसी होती है? नहीं, ये बहुत डिफरेंट होती है, बट ये होती प्रोबेबिलिटी में, ये होती प्रोबेबिलिटी में। ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए। अगर आपको रिसर्च में ये चीज़ें नहीं आई समझ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, इसलिए आप देख लिया करो। चलो अब सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक में क्या होता है आपका, एवरी nth तुम मेरे को उठा के दे दो। एवरी nth जो है, nth के, nth भी बोलते हैं और के भी बोलते हैं, याद रखना। ऐसे nth भी कई बार एग्जाम में लिखा जाता है, कई बार के लिखा जाता है। तो nth लिखा जाता है, के लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना। nth मतलब और के मतलब क्या होता है। इसमें पार्टिसिपेंट सेलेक्ट एट रेगुलर इंटरवल, मतलब अगर मैंने पहले 5 लोगों को सेलेक्ट कर लिया तो मैं अपनी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को बंद कर दूंगा। मेरा गोल क्या है, पहले कुछ लोगों को सेलेक्ट करना। एवरी nth नंबर को 5 हो सकता है, वो 10 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, ठीक है। इसको के से भी आपके एग्जाम में आता है और एन से भी आता है। जैसे एवरी 10th स्टूडेंट, जैसे एक लिस्ट है स्टूडेंट की, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें आपने एवरी 10th, एवरी की स्पेलिंग करता हूँ, एवरी 10th स्टूडेंट को आपने क्या कर लिया, आपने पिक कर लिया। मैं बोलूँ कि मैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं CUT PG में और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, आई विल गिव देम अ चॉकलेट, आई विल गिव देम अ बिग फैट चॉकलेट, आई विल गिव देम अ पार्टी in their favorite restaurant, a party in their favorite restaurant. They can order anything and it is totally on me, everything, the bill and the expenses are on me, and the children will get very excited, the students will get very excited, will get super duper excited. But I will tell them कि जो लिस्ट में से मैं बहुत randomly मैं probability sampling करूँगी, क्योंकि मुझे biases नहीं चाहिए, and do not want people to think that I am biased and I will only choose students who got good marks. सबको, अगर आपको सबने जिन्होंने CUT अटैम्प्ट किया है उनके लिए मैं करूँगी, चाहे उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं या मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। मार्क्स ज़्यादा आए हैं, मार्क्स कम आए हैं, इट इज़ रियली ओके, यू कैन कम टू मी, यू कैन आस्क फॉर अ पार्टी। बट मैंने बोला कि सिर्फ 10th, एवरी कोई लिस्ट है उसमें से, इस लिस्ट में से कोई भी 10th होगा, उसको जो भी होगा उसको क्या होगा सिलेक्शन दिया जाएगा उसको। कोई 10th हो सकता है, कोई 5th हो सकता है, बट आपके एग्जाम में N या K से आता है तो ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं मैकडोनल्ड में उसकी फेवरेट चॉकलेट, एक्सपेंसेस, कुछ भी है, रेस्टोरेंट में जो भी बिल होगा, एवरीथिंग, बट मैं क्या दूंगी, मैं बहुत रैंडम तरीके से दूंगी। तो मैं हर 5 स्टूडेंट को लूँगी, हर 5, हर 10, ऐसे आपको जब भी आएगा ना दिमाग में, आप किसके बारे में सोचोगे, आप सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के बारे में सोचोगे। ओके, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड हम बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। हम किसी भी चीज़ को सब ग्रुप में जब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सब ग्रुप में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैटाफाइड। मतलब हम क्या बनाते हैं, स्ट्रैटा बनाते हैं। मतलब मेरी रिसर्च में मेल्स होंगे 10, 100 लेते हैं, 10 बहुत कम है, फीमेल्स होंगी 100, ठीक है। तो मेल्स है 100, फीमेल्स है 100, मेल्स है 100, फीमेल 100, और जैसे ही ये ख़त्म होंगे, मैंने स्टार्टर बना दिया, मैंने बेसिकली तो ऑर्डर क्लासिफिकेशन बना दी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेल और फीमेल कर रही हूँ। मैंने जेंडर भी ले लिया, मैंने जेंडर तो मेल एंड फीमेल है, मैंने बोल दिया कि और क्या ले सकते हैं, मेल फीमेल के अलावा हम और क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कोई जो पंजाबी है, कोई जो पंजाब से बिलोंग करता है, कोई जो दिल्ली से बिलोंग करता है, उसके लिए 10 ले लिए और उसके लिए 10 ले लिए। तो ये मैंने क्या कर दिया, सब ग्रुप बना दिया, एक स्टार्टर बना दिया, ठीक है, जो पंजाब से है और जो दिल्ली से है, 10 मिलकर मेरी क्या होगी, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगी। मेरी क्या होगी, मेरी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गई, ठीक है। मेल फीमेल में कर दिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। अब ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। मैं जो आपका क्या करना चाहती हूँ कि दिल्ली में या पंजाब में कितने एक दूसरे की स्टेट में लोग रहते हैं, दिल्ली में कितने पंजाबीज़ हैं, पंजाबीज़ में कितने, पंजाब में कितने सारे दिल्ली लोग रहते हैं, दिल्ली आइट्स हैं, और दिल्ली में कितने पंजाबीज़ हैं, और पंजाब में कितने दिल्ली आइट्स हैं। उसके लिए मैं स्टडी कर रही हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगी, सब ग्रुप्स बना लूँगी, सब ग्रुप्स में बना लूँगी, और इसमें क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, बिकॉज मैं किसी के लिए बायसनेस नहीं रख रही, सॉरी, मैं किसी के लिए बायसनेस नहीं रख रही। आई होप यू कैन हेयर मी, आई होप आई एम ऑडिबल। तो मैं क्या बोल रही थी, मेरे को मेरा माइक एडजस्ट करने दो।
तो मैं क्या बोल रही थी, इसमें आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन इक्वल होता है। जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका इक्वल होता है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इसको स्ट्रैटा के नाम से, सब ग्रुप के नाम से, रिप्रेजेंटेशन के नाम से, कुछ भी आपको ऐसे कीवर्ड आए तो आप याद रख सकते हो। फोर्थ आता है हमारा, फोर्थ क्या आता है हमारा, हमारा आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग, पॉपुलेशन डिवाइड इनटू क्लस्टर्स, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। होल क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, रैंडमली चूज 5 schools एंड स्टडी ऑल स्टूडेंट्स इन दो स्कूल्स। तो आप क्या करते हो, ऑफकोर्स ये तो प्रोबेबिलिटी है तो रैंडम ही होगी, but what you do, you make clusters. Fourth is clustered sampling. इसका मतलब you make cluster, यू मेक क्लस्टर्स, आप क्लस्टर्स बना लेते हो। क्लस्टर्स बनाना बहुत ही सिंपल है और आप ये कर लेते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, ये क्लस्टर बनाते हो, रैंडमली चूज़ करते हो 5 schools को, उनको स्टडी करते हो, उनके स्टूडेंट्स को, उन्हीं स्कूल के स्टूडेंट्स को यू स्टडी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज, जियोग्राफिकली स्कैटर्ड, व्हेन द पॉपुलेशन इज जियोग्राफिकली स्कैटर्ड, ओके। ना हमारे पास आती है नॉन प्रोबेबिलिटी। टिंकू ने क्या किया, 50 फ्रेंड्स को लिया तो नॉन प्रोबेबिलिटी हो गई, उसने अपने ही फ्रेंड्स को लिया, उसको रिसर्च का मन नहीं था, बट ही वॉज getting extra 20 marks, and that's why he did it. Now let's talk about non-probability. Let's talk about non-probability. It is fun, it is interesting, and I will make it even more interesting with Tinku's example. I learned this example from a YouTube teacher, Muskan ma'am, and I am so much in love with her, and she's a great teacher, and I started my channel because I was inspired by her channel. So of course Tinku is her best friend, not mine, but let's make him our best friend as well. Let's make him our best friend as well. स्टार्ट करें, चलो नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टार्ट करेंगे और हम टिंको का एग्जांपल देखेंगे, और टिंको के एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि टिंको ने क्यों अपने फ्रेंड्स को ही चुना। वाई कुड नॉट ही चूज समवन रैंडम, बट ही डिड नॉट, ही चोज हिज फ्रेंड्स, हिज 50 फ्रेंड्स फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ 200 people or 300 people, sorry, from a population of 200 or 300 people, he chose a sample 50 or 60, and that is why we are studying non probability. अब नॉन प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी आती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा रैंडम आती हैं, सॉरी बहुत सारी नॉन रैंडम आती हैं, अनरैंडमाइज्ड, इफ दैट्स अ वर्ड, आई एम नॉट श्योर, बट आपकी वो आती है जो रैंडमाइज नहीं होती हैं, ठीक है, जो आपकी रैंडमाइज नहीं होती है। जबकि प्रोबेबिलिटी में हमने बात की, हमने किसकी बात की, हमने सिंपल रैंडम की बात की, हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात की, जिसमें आप एवरी nth नंबर लेते हो, जैसे किसी भी लिस्ट में से 10, 5। फिर स्ट्रैटिफाइड की बात की, जिसमें आप स्ट्रैटस बनाते हो और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में, मतलब रैंडम में, हमने क्लस्टर सैम्पलिंग की बात की, जिसमें यू मेक क्लस्टर्स, आप क्लस्टर्स बनाते हो। और ये स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड, सो लेट मी नो इफ यू आर कंफ्यूज और नॉट। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में हम बात करते हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, विच इज़ ऑफकोर्स थोड़ी बहुत बायसनेस तो होती है, थोड़ी बहुत बायसनेस तो होती है क्योंकि नॉन रैंडम होती है, ठीक है, ठीक है, थोड़ी बहुत बायसनेस तो होती है क्योंकि नॉन रैंडम होती है। इसके बाद we will probably sleep because हमें कल भी वीडियो में लेके आना है कुछ, तो we will probably sleep, but I think वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। let's see कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले you have convenience, check the spellings guys। convenience sampling होती है जिसमें आप क्या करते हो, what is convenience sampling? convenience sampling is जो आपके इजीली अवेलेबल होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट कर लेते हो, जो आपके इजीली अवेलेबल होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट कर लेते हो। अब जैसे टिंकू जो था, उसने देखा कि सर 20 मार्क्स देना, अगर तुम इस टॉपिक पे रिसर्च करो तो सर विल गिव यू 20 मार्क्स। तो व्हाट डिड ही डू? टिंकू इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन फॉर मी, ही इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन, बिकॉज उसके एग्जाम्पल्स में हमें पता लगता है कि कैसे वो कितना बायस और कैसे वो नॉन प्रोबेबिलिटी करता है, और कैसे वो स्कूल के गेट पे खड़ा था एंड उसने स्कूल के गेट पे 10 लोगों को देखा। तो जैसे ही उसने देखा, उसने ये नहीं सोचा कि मे बी मुझे और लोगों को भी चांस देना चाहिए, मे बी मैं डायरेक्टली फर्स्ट 10 लोगों को सिलेक्ट करूँगा तो मेरी नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मे बी रिसर्च अफेक्ट होगी, बट उसने ये नहीं सोचा। तो कन्वीनियंस मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सो यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन दिस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिसर्च और यानी टिंकू चूजेस पीपल नियर बाय और ईजी टू रीच। मतलब गेट के बाहर खड़ा था, तो उसने क्या सोचा, मैं गेट के बाहर खड़ा ही हूँ तो सोच रहा हूँ कि 10 लोगों को यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अपने ही कॉलेज में,
आप कहीं जा नहीं रहे हो, आपके फास्ट एंड ईजी हो, आपका जो डाटा है वो फास्ट एंड ईजी है, बट बायसनेस है, सैम्पलिंग बायसनेस है, ठीक है, ये आपको याद आना चाहिए एग्ज़ाम में, फास्ट है और ईजी है, बट क्या है इसमें, क्या है, सैम्पलिंग बायसनेस भी है, ठीक है, ये आपको याद आना चाहिए, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो इसमें क्या होता है, आपकी बायसनेस भी इंक्लूड होती है, ठीक है, बायसनेस भी इंक्लूड होती है। उसके बाद पर्पस है, पर्पसिव का मतलब क्या होता है, किसी पर्पस से, ठीक है, पर्पसिव का मतलब किसी पर्पस से, कन्वीनियंस का मतलब किसी कन्वीनियंस से, तो नॉन प्रोबेबिलिटी को याद करना सबसे ईजी हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है मतलब, जैसे आपको अपनी रिसर्च के लिए इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है, इसमें जजमेंट को क्या आप इन्वॉल्व करते हो, इसमें जबकि जजमेंट इन्वॉल्व होती है, मतलब आई होप यू कैन सी दिस, वेट आई राइट इट अगैन, वेट, पर्पसिव, ठीक है, तो पर्पसिव होती है, ठीक है, कन्वीनियंस वाली पर्पसिव। पर्पसिव का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च करनी है तो आप उन्हीं लोगों को चुनोगे जिनको आपको लगता है कि वो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है, या वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली केयरिंग है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, तो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करोगे। अब जैसे टिंकू की एक रिसर्च है साइकोलॉजी पे, अब टिंकू उन्हीं लोगों को सर्च करेगा, उन्हीं लोगों की नीड होगी उसे जो साइकोलॉजी के लिए अच्छे हैं, वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं करेगा, वो आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग करेगा, विच मीन्स वो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेगा जो उस फील्ड में अच्छे हैं, मे बी मैथ्स, अब मैथ्स भी उसका कोई और फ्रेंड कर रहा है, आपका कोई फ्रेंड कर रहा है, वो उन्हीं लोगों को चुनेगा जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो रिसर्च बायसनेस तो डेफिनेटली इसमें भी होती है, इसमें भी आपकी क्या होती है, जजमेंट इन्वॉल्व होती है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रेलिवेंट टू द स्टडी। अब स्टडी में जो भी रेलिवेंट है आप उन्हीं लोगों को बुलाओगे। अगर आप क्लिनिकल डिप्रेशन पेशेंट्स को चूज़ करो एक थेरेपी के लिए, तो मतलब आप उन्हीं लोगों को चूज़ करो जिनको एक्चुअल में थेरेपी की ज़रूरत है, विच मीन्स डेलिबरेटली चूजेस पार्टिसिपेंट्स हु मीट द क्राइटेरिया। आपके क्राइटेरिया को नेक्स्ट हमारा आता है कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, कोटा सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है आपका, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है ट्रिकी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, बट ऑफ कोर्स आई एम देयर एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। कोटा, आई फॉरगॉट द स्पेलिंग ऑफ कोटा, आई एम सॉरी, QUOTA, मैं स्पेलिंग से ही भूल जाती हूँ कभी कभी। कोटा सैम्पलिंग में आपके कोटा बनते हैं। व्हाट डज दैट मीन, नंबर कोटास बेसिकली सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप बट नॉट रैंडमली नहीं होता, ग्रुप में आप क्या करते हो, एक नंबर को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, ग्रुप में आप क्या करते हो, एक नंबर को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। होता कैसे है, रिसर्चर्स फिल्स प्री डिटरमाइंड नंबर्स फॉर ईच कैटेगरी, मतलब आपके क्या होता है, ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड नंबर होते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको इजी नहीं कर सकती, आपको सिर्फ याद रखना है इसमें क्या होता है, प्री डिटरमाइंड नंबर होते हैं। क्या होते हैं, हर ग्रुप के एक प्री डिटरमाइंड नंबर होते हैं, आपके नंबर वो क्या होते हैं, वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है, आप पहले से ही उनको सोच के आते हो, इसलिए ऑफकोर्स वो बायसनेस तो होगी उसमें, ठीक है। ये सिमिलर है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से, क्योंकि हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में भी क्या करते थे, हम एक ग्रुप से क्या कर लेते थे, हम एक ग्रुप से दो स्टार्टअप बना लेते थे और फिर लेते थे जैसे मेल फीमेल 50-50, बट वो क्या होता था, वो रैंडम होता था। ये रैंडम नहीं है, ये विदाउट रैंडमाइजेशन, और आप इसको बोल सकते हो नॉन प्रोबेबिलिटी का स्ट्रैटिफाइड है, नॉन प्रोबेबिलिटी का स्ट्रैटा सैम्पलिंग है, बट इसमें क्या होता है, इसमें आपके रैंडमाइजेशन नहीं होता, जैसे 50 मेल्स एंड 50 फीमेल फॉर अ सर्वे, बट अब आप बोलोगे इसमें तो रैंडम लग रहा है, इसमें रैंडम नहीं है क्योंकि उसने पहले सोच रखा होता है, दैट इज़ बाय इट इज़ प्री डिटरमाइंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन आया था आई थिंक, एक बार आपको बोला था कि आपको पहले क्या करना है, इसको आपको बताना है, आपको MSQ आया था, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको आया था, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला था कि इसमें आप बताओ प्रोबेबिलिटी कौन सा, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी है, इसमें कौन सी है। तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स रेफर रिक्वायर्ड अदर पार्टिसिपेंट्स, इसका मतलब अगर टिंकू जो है वो रिसर्च करे ड्रग पार्टिसिपेंट्स पे,
ठीक है, जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं, अब क्या बोलता है, वो एक बंदे को उठाता है, ठीक है, वो आपका कहाँ फ्लाईओवर से या आपका जो हाईवे है उसके नीचे एक आपको उसका कोई भी ऐसे दिखा जो ड्रग बहुत ज़्यादा कर रहा था, जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहा था, तो उसने बोला तो इधर आ, मैं तेरे को पैसे भी दे दूँगा, तू ना एक काम कर, तो और 4 लोगों को बुला जो तेरे ही जैसे हैं, जो भी ड्रग का यूज़ करते हैं, जो भी अल्कोहल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो तेरे जैसे सिचुएशन में होते हैं, तो उन्हें भी बुला। मतलब क्या होगा आपका इसमें, आपके रैंडम तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स रेफर और रिक्वेट अदर पार्टिसिपेंट्स। आपको ऐसे बोले जाते हैं कि तू ढूंढ लेना, मेरा काम यह है कि मैं तुझे ढूंढूंगा, फिर तू आगे और लोगों को ढूंढ। ऐसे ही आपका होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सैम्पल ग्रोज थ्रू पार्टिसिपेंट नेटवर्क। आपका इसमें पार्टिसिपेंट नेटवर्क होता है। क्या होता है इसमें, आपका पार्टिसिपेंट का नेटवर्क होता है, मतलब एक पार्टिसिपेंट की हेल्प से आपने बहुत सारे लोगों को कलेक्ट कर लिया, तो रैंडम तो पक्का नहीं होगा, ठीक है, इसमें तो आपकी बायसनेस नहीं होती, बट इसमें आपका पार्टिसिपेंट रैंडमाइजेशन भी नहीं होता। पार्टिसिपेंट आगे पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। अब इसका क्या लिख रही थी मैं लिख रही थी पार्टिसिपेंट नेटवर्क, हाँ पार्टिसिपेंट नेटवर्क, मैं पार्टिसिपेंट नेटवर्क लिखती हूँ क्योंकि इधर पार्टिसिपेंट आपको नेटवर्क देगा, आप खुद जाके नहीं करोगे, आप एक पार्टिसिपेंट को ढूंढोगे, एक के बाद वो आपका पार्टिसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि और उसके जैसे ढूंढने। अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ थेरेपी पे और मैं रिसर्च कर रही हूँ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थेरेपी पे, जब मैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थेरेपी पे रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी कि तू जा और तू अपने जैसे लोगों को लेके आ जिनको थेरेपी की ज़रूरत है। तो इधर तो मेरी रैंडमाइज तो हो नहीं रही है, तो ये हमारी होगी स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन मीडियन मोड आई विल नॉट टीच यू, इट्स नॉट समथिंग दैट आई शुड टीच यू। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम डिस्कस करेंगे, इवन दो इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट नो, will not discuss about it right now. You want me to discuss about the formulas? We will discuss about the formulas later on. We'll discuss about the formulas later on. ठीक है, hold on. ये समझ आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Even though handwriting is so bad, you can still write it down. You can still understand it. And अभी zoom वाला ऑप्शन आता है, तब थोड़ा सा zoom भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा आप zoom भी कर सकते हो। मैं करूँगी तो फिर मेरा ये जो है ट्राईपॉड वो हिल जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब क्योंकि एक क्विक वीडियो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और इस वीडियो पे इंटायरली आपको रिलाई नहीं करना। आई डू नॉट लाइक दोज वीडियोज दैट आई सी ऑन यूट्यूब एंड दे से दैट इसी वीडियो से आपका 280+, 270, 230+ एक होप दे देते हैं। मैं आपको होप नहीं दूंगी, मैं आपकी लास्ट मिनट रिविजन, अगर आपको कुछ करने का मन नहीं है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो इन चीज़ों से रिलेटेड हो, जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड हो, अगर आप उनको रिवाइज करना है तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड टू रिलाई ऑन दिस वीडियो entirely for your CET-PG. Even if there are 2 days left, you can still watch so many videos on YouTube. You can tell me to make a video, but you cannot rely on this video. This video is about the most important topics and the most confusing topics and the most difficult topics, but this is not for the topics which are the only topics. बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, पूरा आपको डिस्कस करना है, सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस करना है। अपने साथ करो, अपने फ्रेंड्स के साथ करो, अकेले करो, वीडियोस देखो, अपने कोई कोचिंग है तो उनसे पूछो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछो और मॉक टेस्ट लगाते रहो, बट यू डू नॉट हैव टू रिलाई इंटायरली ऑन दिस वीडियो। यू डू नॉट हैव टू रिलाई इंटायरली ऑन दिस वन वीडियो, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें मैंने ब्रेक डाउन किया है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, बट उन वीडियोस में मैंने कुछ भी डिटेल में नहीं डिस्कस किया। दैट आई एम रिग्रेटिंग, but I do not want you to entirely rely on this video. Study by yourself. Do not blame me in the end that you watch my videos and the exam was tough, because it's your self studies matter. Whatever you're studying, your self study matters the most, and that is why self study I also do. You have to do. ठीक है, this is something that we have discussed. चलो, मुझे लगा ये सेशन बोरिंग हो जाएगा, बट सैम्पलिंग वॉज द फन पार्ट फॉर मी आई एम नॉट श्योर अबाउट यू। अब हम बात कर लेते हैं, अब फॉर्मूलाज की बात विल डिस्कस टुमारो। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं हमारे, उसके अजम्पशंस आ सकती हैं आपको। पैरामेट्रिक टेस्ट की आपसे अजम्पशंस वो क्या है पूछ सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग का भी आप खुद समझ जाना। पैरामेट्रिक टेस्ट के आपसे अजम्पशंस पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टेस्ट होता है जो आपका क्या होता है, एजम्पशन बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ एजम्पशन भी होंगी, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ एजम्पशन भी होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। मैं आपके फॉर्मूला को डिस्कस करूँगी टुमारो। लेट्स डिस्कस एजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि ये MSQ में आती है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में आती है। आपको पूछ सकते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन सी एजम्पशन है और कौन सी एजम्पशन नहीं है, तो अगर आपको पता होगा कौन सी है तो कौन सी नहीं है आपको अलग से दिख जाएगी। इट विल बी easy for you, independent of observation,
इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है. द फर्स्ट थिंग इज इंडिपेंडेंस द सेकंड आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. पैरामेट्रिक में हमेशा आपका क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लिया क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, कर लिया थोड़ा जल्दी डिस्कस. आई नो आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड यू in a detailed manner, but whatever I explained you, if you understand that, there will be questions and you will be able to answer that question. I'm quite confident about it. I'm quite confident about it. बस वो लेबलिंग में प्रॉब्लम हो गई थी. लेबलिंग आपको परसेंटेजेस खुद की करनी है, आपको खुद एक डायग्राम बनाना, खुद उनको लेबल करना है. I explained you the not the assumption, sorry, I explained you the what, the basics which can come and the key points. Normal distribution आपका क्या होता है, normal distribution होता है. Okay, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है. ये आपका होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फिर हमने रिवीजन कर ली कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होता है डेटा, हर जगह आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. एक जगह क्लस्टर नहीं होता, वो क्लस्टर हो जाता है, वो स्क्यूनेस हो जाती है. ठीक है, हमने फिर पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात की, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस की. बट अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपका मीन भी इक्वल होता है मीडियन के और मोड के. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक है, आपका क्या होता है, मीन आपका मीडियन के और मोड के इक्वल होता है. ठीक है, नहीं होता तो स्क्यूनेस. दो तरीके की स्क्यूनेस भी डिस्कस्ड. ओके, मतलब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इसका मतलब क्या होता है, होमोजेनिटी. अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो आपके वेरिएंस हैं, कोई ग्रुप है, ग्रुप में सबकी क्या है, होमोजेनिटी है. मतलब क्या है, आपका रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है. ठीक है, इतना ही आपको समझना है. रिप्रेजेंटेटिवनेस है, ठीक है. चलो ठीक है, आई एम सॉरी मेरा डस्टर गिर गया. चलो फोर्थ क्या है आपकी, इंटरनल रेशियो लेवल. आपका इंटरनल और रेशियो लेवल पे होता है. इंटरनल रेशियो लेवल हमने डिस्कस कर लिया है मेरे वीडियो पे, तो प्लीज़ जाके देख लो. ये होता है आपका इस पे, ठीक है, इंटरनल रेशियो लेवल पे होता है. मतलब क्या होता है आपका, एब्सेंस ऑफ आउटलाइनर्स. ठीक है, आउटलाइनर्स को सॉरी नॉट लाइनर्स, एक तो मेरे को क्या हो गया. तो आउटलायर्स जो होते हैं आपके, उसकी क्या होती है, एब्सेंस होती है. आपकी क्या होती है, एब्सेंस ऑफ आपके आउटलायर्स की क्या होती है, एब्सेंस होती है. ठीक है, आपकी एब्सेंस क्या होती है, आउटलायर्स की आपकी एब्सेंस होती है. ठीक है, इंटरनल रेशियो हो गया आपका. जो इंटरनल रेशियो में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ आउटलायर्स. उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव सैंपल विच इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस. आपके सारे होमोजेन होता है, होमोजेनिटी आपकी अवेलेबल होती है, आपकी होमोजेनिटी होती है. उसके बाद आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन. इतना ही सिंपल है और इतना ही ईजी है. ठीक है, इतना ही सिंपल है और इतना ही ईजी है और इतना ही क्विक है. स्पेशली फॉर द लास्ट फ्यू डेज दिस मच इज़ एनफ. अगर आपको आएगा तो आप इसमें से मार्क कर सकते हो कि ये है, ये है, ये है और ये नहीं है. तो जो है वो इधर मेंशन है, जो नहीं है वो नहीं मेंशन. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज जनरलाइजेबिलिटी. ठीक है, ये भी पूछा गया था आई थिंक वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो इसका मतलब क्या होता है, जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये आपका होता है रिजल्ट जो है आप पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो. एक रिजल्ट जो आप पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो. एग्जाम्पल्स जो भी आपका रिजल्ट आया वो आप पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो. कल हम बात करेंगे फार्मूलाज की. हम बात करेंगे, अभी अपने लास्ट टॉपिक ये डिस्कस किया, टी टेस्ट, एनोवा, जो बहुत ही क्विकली हम डिस्कस कर लेंगे. उसके कीवर्ड्स हम डिस्कस कर लेंगे. फिर हम थ्योरीज ऑफ सेंसेशन भी डिस्कस करेंगे. और पर स्पेशल कॉन्स्टेंसी आई थिंक ये बहुत ईजी है. मुझे लगता है कि आपको पर स्पेशल कॉन्स्टेंसी आ जाएगा, बट थ्योरीज ऑफ विजन एंड थ्योरीज ऑफ ईयर्स नहीं आती. ऑडिशन की जो भी थ्योरीज होती हैं, जो ऑडिटरी थ्योरीज होती हैं, ईयर से रिलेटेड और आई से रिलेटेड, वो आपको नहीं आती हैं. उसके बारे में वी विल डिस्कस. अभी वीडियो को शॉर्ट रखते हैं बिकॉज अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है एंड इट इज़ अ लेट नाइट सेशन. तो वी वर सपोज टू एंड इट बिफोर 2 o'clock and it's 1:30. So yes, you have to wake up early because we have a new session tomorrow at 9ish. So it is gonna be an early session where we will discuss about the remaining chapters or the remaining topics that we think are important, but you cannot rely on my videos entirely. You have to watch something. खुद को भी आपको अच्छे से बढ़ाना है. You cannot rely on my videos entirely. Yes, you can take help from my videos and that is why I'm here for. ठीक है.
That is why I'm here for, to discuss the problems, to discuss your doubts and everything. So do let me know. Thank you for watching this video, and I hope you are studying properly, and I hope you get good marks, because your marks are my marks, and we are studying together. I'm also a fellow student. We are studying together, and thank you for watching this video.